हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का एससीए कृषि संस्थान चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएटी 2017 का पेपर, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री का सेक्शन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 25 क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं है। ठीक है, मतलब किसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। क्लियर? ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका, उसमें हीलियम 2He4। तो यहाँ पे देखिए परमाणु भार है 4, परमाणु क्रमांक है 2, तो 4 - 2 = 2। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 निकल गई। सेकंड ऑप्शन है कार्बन 6 और 12, तो 12 - 6 = कितना आ गया? 6। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन 1H1। तो यहाँ देखें परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों ही समान है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 0। नेक्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन 7 और 14, तो 14 - 7 = 7। तो यहाँ पे देख रहे हैं न्यूट्रॉन की संख्या किसमें 0 है? इसमें। तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। क्लियर है? तो न्यूट्रॉन की संख्या उपस्थित नहीं है, मतलब हमें न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला लगाना है, इनके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कौन सी अक्रिय गैस बीकॉन प्रकाश में उपयोग की जाती है? कौन सी अक्रिय गैस बीकॉन प्रकाश में? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बीकॉन प्रकाश क्या होता है। क्लियर? देखिए बीकॉन प्रकाश आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4, हीलियम, क्रिप्टॉन, आर्गन, हीलियम और आर्गन। ये आपके पास ऑप्शन है और चारों के चारों अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैस मतलब जो आपके 18वें ग्रुप में जो आती है, पीरियोडिक टेबल में जो 18वां ग्रुप है, जिसको हम अक्रिय गैस, नोबल गैस कहते हैं या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए क्रिप्टॉन, ये क्रिप्टॉन जो है ये इस्तेमाल ये होता है यूरेनियम का जब विखंडन होता है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है, तब क्रिप्टॉन निकलता है। क्लियर? क्रिप्टॉन। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद है आर्गन। आर्गन गैस का यूज करते हैं जो सिंपल जो बल्ब आते हैं 100 वाट के, 1000 वाट के, उसमें जो रोशनी फैलाने का काम होता है वो आर्गन का होता है। क्लियर? उसके बाद हीलियम। हीलियम गैस सिंपल नाभिकीय संलयन जो क्रिया होती है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, उसमें हीलियम का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है नियोन। देखिए नियोन गैस, नियोन जो है ये होती है, इसका यूज करते हैं बीकॉन प्रकाश। मतलब बीकॉन प्रकाश का मतलब है दूर से दूर डिस्टेंस को देख सकें, जिसका यूज करते हैं जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस के ऊपर लाइट होती है, पुलिस की गाड़ियां होती हैं, फायर ब्रिगेड होती है, उनके ऊपर जो लाइट लगी रहती है, वो उसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? बीकॉन प्रकाश, जिसमें गैस होता है नियोन। क्लियर है? क्योंकि दूर से दूर, जितना दूर हो सके वहां से भी उस लाइट को हम देख पाए, वही प्रकाश को हम बोलते हैं बीकॉन प्रकाश, उसमें गैस भरी होती है नियोन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अणुओं के मध्य, जल के अणुओं में अणु जुड़े होते हैं, मतलब जल के अणु में जुड़े होते हैं अणु, वो कौन कौन से बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं? देखिए थर्ड क्वेश्चन है, तो जल का अणु, तो जल का फॉर्मूला होता है H2। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देख रहे हो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बंधा हुआ है। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये लॉन पेयर हो गए। क्लियर है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक, इसके पास 6, तो ये इसके साथ क्या करेंगे? साझेदारी बना लेंगे। अब जब देख रहे हैं यहाँ पे साझेदारी हो गई, तो साझेदारी जब भी होती है तो कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। कौन सा? सहसंयोजक। तो ये साझेदारी वाले हैं, तो इसके अंदर कौन सा बंध बनने वाला है? सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सहसंयोजक बंध। क्लियर है? देखिए ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन थे आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध या उपसहसंयोजी बंध, इनमें से कोई नहीं, तो उसका आंसर है सहसंयोजी बंध। क्लियर है? तो सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लियर है? चलिए देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है विद्युत ऋणात्मक। देखो विद्युत ऋणात्मक तत्व की जब भी बात होगी तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए विद्युत ऋणात्मक वे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता।
क्लियर है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की। और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता किनकी होती है? हैलोजन ग्रुप वाले की। ध्यान रखें, हैलोजन ग्रुप। क्यों? उनके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिससे वो स्थायी हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता होती है वो हैलोजन ग्रुप होती है, जिनमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 7वें ग्रुप में जो लास्ट वाले होते हैं, सेकेंड लास्ट वाला जो हैलोजन ग्रुप में 4 एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि उसका आकार सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। आकार छोटा होने से उसमें आकर्षण की क्षमता भी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। आकर्षण की क्षमता अधिक। आकर्षण की क्षमता जब अधिक हो जाएगी तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए आंसर हो जाता है फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? क्लियर है, देखिए लाल मतलब रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, लाल को नीले में। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, हमेशा जब भी याद करना हो, इसमें कंफ्यूजन होता है, ब्लू टू रेड क्या होता है, रेड टू ब्लू क्या होता है, उसमें कौन सी चीज होती है। अब उसमें अम्ल होता है, क्षार होता है, ये आप इसमें भूल जाते हैं। तो एक चीज याद रखिए, ABR। क्लियर है, ये ध्यान रखें, इसका मतलब ये है एसिड ब्लू टू रेड। तो मतलब ब्लू टू रेड है, ब्लू से रेड में जाएगा तो वो कौन सा होगा? एसिड होगा। और रेड टू ब्लू में जाएगा तो बेस होगा। ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। और रेड टू ब्लू में जब भी जाएगा तो वो कौन सा होगा? बेस होगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखें। तो यहाँ रेड टू ब्लू जा रहा है तो यहाँ क्या होगा? बेस। और बेस का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से अधिक होती है। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन चेक हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, जिसमें पीएच मान है 10 है, जो कि 7 से अधिक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, द्विक्लवड़ से क्या मिलता है? देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिया हुआ है, द्विक्लवड़ से क्या मिलता है। देखिए द्विक्लवड़ का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, द्विक्लवड़ का मतलब होता है, लवण हमेशा किससे बने होते हैं? अम्ल और क्षार से मिलकर लवण बनाए जाते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन द्विक्लवड़ मतलब 2 लवण है, तो 2 लवण की बात हो रही है, तो ये चीज ध्यान रखें। फिटकरी का आप लोगों ने फॉर्मूला सुना होगा, इसको बोलते हैं पोटास एलम, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24H2O। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है, जिसमें आप देख रहे हो ये भी लवण है और ये भी लवण है। कैसे पता ये लवण है? क्योंकि लवण वही होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और OH आयन नहीं पाए जाते हैं। ना तो इसमें हाइड्रोजन है ना OH आयन होते हैं। OH आयन होंगे तो क्षार होगा, H आयन होंगे तो अम्ल होगा। क्लियर है, तो ये लवण पहला लवण, ये दूसरा लवण, तो 2 प्रकार के लवण हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज देखिए, अब H2O में तो H आयन होते हैं, तो H आयन के अलावा 2 धनात्मक आयन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे पोटेशियम धनात्मक आयन बनाएगा और एल्यूमिनियम भी धनात्मक आयन बनाएगा। तो क्लियर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? H आयन के अलावा 2 धनायन और मिलते हैं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन जुड़े हुए कोलाइड बनाने का एक उदाहरण है? तो जुड़े हुए कोलाइड की बात हो रही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोलाइड क्या होता है। तो कोलाइड हमेशा ध्यान रखें, कोलाइड होते हैं बिस्मांगी प्रकृति के, हेट्रोजीनियस जिसको बोलते हैं बिस्मांगी। क्लियर है, और कोलाइड हमेशा, जैसे कि आंधी आती है, तो आंधी किसका मिक्सचर है? आंधी है गैस और ठोस का, कि गैस होती है एयर और ठोस होते हैं उसमें ठोस के कण। जब ठोस के कण जब गैस में मिल जाते हैं, हवा के साथ मिल जाते हैं, तो किसका रूप ले लेती है? आंधी। तो आंधी भी क्या एक कोलाइड है, क्योंकि वो बिस्मांगी प्रकृति है। क्लियर है, अब देखिए इसके अंदर ऑप्शन नंबर, अब यहाँ पे प्रोटीन और जल, देखिए प्रोटीन और जल का मिक्सअप नहीं होता है। क्लियर है, और प्रोटीन और जल का तो वो समांगी प्रकृति के भी हो सकते हैं। एक और चीज देखिए, साबुन और जल, देखिए साबुन और जल को जो मिक्सअप किया था वो पूरी तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं और वो कोलाइडिक विलयन बनाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड बनाते हैं साबुन और जल का। जैसे कि हम साबुन और जैसे हमने लिया सर्फ और जल को मिक्सअप करते हैं तो उसमें झाग झाग बन जाते हैं, तो मिसेल आकृति बन जाती है।
तो ये जुड़े हुए कोलाइड मान सकते हैं, ठीक है। जुड़े हुए मतलब क्योंकि वो एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं, तो जुड़े हुए कोलाइड में आंसर आना चाहिए साबुन और जल का, साबुन प्लस जल। तीसरा ऑप्शन अगर चेक करें रबर और बेंजीन, तो रबर और बेंजीन प्योर वो बनते ही नहीं हो, वो उसका कोई कोलाइडी विलेन नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद देंगे दूध, दूध है वो कोलाइडी विलेन है लेकिन जुड़ा हुआ कोलाइड नहीं है, ठीक है। जुड़े हुए कोलाइड का मतलब है दो अलग अलग का मिक्सचर, वो आपका कोलाइड होता है, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया साबुन प्लस जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कोहरा। देखिए अब देखिए फिर दोबारा एक और क्वेश्चन आया कोलाइड पे, लगातार 2 क्वेश्चन कोलाइड पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो कोलाइड एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पता होना चाहिए। देखिए कोहरा एक कोलाइडी विलेन है किसका, तरल में बिखरे हुए। सबसे पहली बात करें कोहरा कौन से कोलाइडी का मिश्रण है, इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या क्या है, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, माध्यम जिसको बोलते हैं डिस्पर्जन फेस डीपी और डिस्पर्जन मीडियम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डीपी और डीएम। तो कोहरे में, अब कोहरा आप जब देखते हैं तो कोहरा में सबसे ज्यादा क्या होती है, गैस होती है। तो जो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है वो हमेशा माध्यम होता है, तो यहाँ पे गैस हो जाएगा। अब जो सबसे कम मात्रा में, जब वो कोहरा आता है तो पानी का रूप ले लेता है, तो वो अवस्था जो होगी वो कौन सी है, द्रवित अवस्था होगी, जिसको हम बोलेंगे लिक्विड। क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन, और आपको ऑप्शन सीधे सीधे दिखाई देगा, गैस में छिद्रित तरल का। तो गैस सबसे ज्यादा है तो गैस में तरल बोलेंगे, ना कि तरल में गैस को बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा गैस में तरल छिद्रित तरल का, ठीक है। उसमें छिद्रित तरल रहते हैं, अलग अलग टाइप की बूंदें बन जाती हैं, ठीक है। तो आंसर होगा इसका बी बॉम्बे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए निम्न में से कौन लोहे का खनिज है। देखिए लोहे के खनिज की बात करें, लोहा का खनिज, लोहे के खनिज जो है वो हमेशा ध्यान रखें, 2 खनिज सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग के अंदर बसाना है आपको। एक सबसे मेन होता है लोहे के खनिज का, एक होता है हेमेटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से ध्यान रखें लोहे के खनिज का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है यही दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है जो लोहे के खनिज है। क्लियर है। वैसे अगर देखें तो मेलेकाइट किसका होता है, मेलेकाइट होता है कॉपर का होता है, ठीक है। और जैसे कैसिटराइट होता है वो टिन का होता है, ठीक है। ऐसे आपका पैरासाइट होता है, ऐसे मैग्नेटाइट होता है। तो मैग्नेटाइट आपका आंसर हो जाएगा लोहा। तो आपको ये चीज आपको याद रखनी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, संपूर्ण खाद मृदा को कौन सा खनिज प्रदान कर दिए। देखिए सबसे पहली बात यह है, जो खाद की बात करें तो खाद में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, आपने सुना होगा, आप लोग एग्रीकल्चर के हो तो एनपीके सुना है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। तो सीधे से देख के लगा सकते हैं, क्योंकि जो मिट्टी में एनपीके पाया जाता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। तो आप देख के लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। तो एनपीके, तो आंसर है बी बॉम्बे, एनकेपी लिखा हुआ है तो वही आपका आंसर हुआ। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, आप देख के लगा सकते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप देख के लगाएंगे, ठीक है। लेकिन वो तो एक तरह से 0 और 1 वाला केस है, आता है तो सही होगा, नहीं आता तो 0 होगा। क्लियर ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन ब्यूट 1 आयन का समावयवी है, ठीक है। ब्यूट 1 आयन का, तो सीधी सी बात है ब्यूट 1 आयन का समावयवी है, समावयवी नहीं है, सॉरी समावयवी नहीं है ब्यूट 1 आयन। तो यहां पे देखिए ब्यूट की, तो ब्यूट में आपके होते हैं 4 कार्बन। आयन की बात हो रही है और कहां पे आयन है, फर्स्ट वाले कार्बन। तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट पे हमने लगा दिया। क्लियर। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 आएंगे। क्यों, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड ये है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 2, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखें 3 बॉन्ड ही है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा। तो क्लियर है। यहाँ पे देखें, जब भी हम समावयवी की बात करेंगे तो हमेशा अणुसूत्र देखेंगे। तो अणुसूत्र देखो कितने कार्बन है इसमें, 4।
हाइड्रोजन कितने आप गिने, 3 और 2 5, 5 और 1 6, क्लियर है। तो C4H6 आपको चेक करना है चारों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में C4H6 कौन सा है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखें ए 1 बाई हम सभी ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट आपका दिया हुआ है ब्यूट 2 आयन, ब्यूट 2 आयन, तो ब्यूट 2 आयन में देखें 1 2 3 4, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, दूसरे वाले पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे कितना आएगा 3, तो यहाँ पे देखो C4H6 यहाँ पे, तो ये तो समावयवी है, आपसे पूछा समावयवी नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चेक करें। सेकंड वाला ऑप्शन है ब्यूट 1,3 डाइन, तो ब्यूट 1,3 डाइन में क्या देखें 1 2 3 4, 4 ले लिए, यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4, तो पहला और तीसरे पे तो इन लिखा है, इन में क्या आता है डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड एंड यहाँ डबल, तो यहाँ कितने आएंगे हाइड्रोजन, 2 आएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। ये हाइड्रोजन कैसे जोड़े जाते हैं, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, अगर बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, क्लियर है। तो इसलिए आंसर अब देखिए यहाँ पे 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 2 और 1 3 और 1 4 और 3, यहाँ देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और यहाँ पे 2 आएगा, तो 4 और 2 6, तो ये भी समावयवी है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो यहाँ पे देखिए मिथाइल साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाला ऑप्शन हम चेक करें, साइक्लोप्रोपेन ऐसा होता है, साइक्लोप्रोपेन कैसे, यहाँ पे CH2 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 और मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो मान लो हमने यहाँ पे 1 से CH3 यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन यही है, क्लियर है। तो यहाँ देखो कितने कार्बन है 4 है, बिल्कुल। हाइड्रोजन देखिए 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8, तो यहाँ पे 8 हो रहा है, 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8, तो ये तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक और देख लीजिए ब्यूट 2 इन, तो यहाँ पे भी आप देखें मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, क्लियर है, यहाँ पे देख लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए चौथा ऑप्शन भी है मिथाइल ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट 2 इन में 1 2 3 4, यहाँ पे 2 पर है 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ डबल बॉन्ड लाएंगे, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो कितना आएगा 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8, तो यहाँ पे भी C4H8 आ रहा है। तो इसमें देखिए आप लोग, इसमें पूछ रहा था इसका समावयवी नहीं है, तो समावयवी नहीं है तो इसमें 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो इसमें इस क्वेश्चन में एरर है क्योंकि एक ऑप्शन होना चाहिए था, तो C थर्ड और फोर्थ में उसके ऑप्शंस में एरर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, समावयवी नहीं है पूछा जाए तो हमें अणुसूत्र चेक करना होता है, जो भी अणुसूत्र अलग आ जाए वही उसका आंसर हो जाता है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें मेन बात है हमें अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं, ठीक है, तो हमें अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करना है, जिससे हमारे आने वाले 2020 के पेपर में हम उन कॉन्सेप्ट के बेस पे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, क्लियर है। चलिए देखिए क्वेश्चंस तो गलत भी होते हैं सही भी होते हैं, मेन हमारे कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कौन से यंत्र का उपयोग सूर्य के तापमान को ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं सूर्य का तापमान बहुत अधिक होता है, समथिंग 6 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी अधिक होता है, ठीक है। तो जब भी 6 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को नापना हो तो हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। कौन सी मीटर का, पायरोमीटर का, क्लियर है। तो आंसर आएगा पायरोमीटर, बी बॉम्बे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मार्स गैस में क्या किसको कहते हैं, तो मार्स गैस का याद रखें, मार्स गैस दलदली गैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये सबका फॉर्मूला एक ही है CH4, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आंसर आएगा CH4, जिसको बोलते हैं मीथेन, ठीक है, मेथेन भी होता है। चलिए क्लियर है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है गोबर गैस का उपयोग किसमें नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। तो ऑप्शन है आपके घरों के प्रकाश में,
देखिए सबसे पहली बात है घरों के प्रकार, गोबर गैस जो है उसको हम संचित करके उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाएं, 2 इलेक्ट्रोड से हम 2 वायर निकाल के एलईडी लगाते हैं तो उसमें से भी क्या होता है, सीधी सी बात है, हम उससे प्रकाश में भी यूज कर सकते हैं, एलईडी जलने लगेगी तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, खाना पकाने वाली गैस के रूप में, देखो मीथेन को अगर संचित कर दिया जाए, मीथेन एक ज्वलनशील गैस है, प्राकृतिक गैस, और गोबर गैस में मीथेन होती है, उसको अगर संचित कर लिया और रिफाइनिंग कर ली जाए तो उसका यूज हम खाने पकाने की गैस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका भी यूज हो सकता है। ये दोनों में तो यूज कर ले, किसमें नहीं हो सकता है, यूरिया के निर्माण, बिल्कुल यूरिया का निर्माण केवल और केवल, ये ध्यान रखें, यूरिन से किया जाएगा, जंतुओं के यूरिन से, या फिर अमोनियम साइनेट को गर्म करके, जो कि फ्रेडरिक होलर ने किया था सबसे पहले, क्लियर है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए 2017 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, एथेनॉल का निर्माण किसमें किया जाता है, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एथेनॉल का निर्माण, सबसे पहली बात, एथेनॉल का यूज कहाँ करते हैं, जो आपके शराब पेय पदार्थ जो होते हैं, मदिरा वगैरह, उसमें एथेनॉल का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एथिलीन के हाइड्रोलाइसिस से, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, इथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड, ये इथिलीन का फॉर्मूला है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे मतलब H2O के साथ क्रिया कराएं, तो यहां पे देखेंगे H और OH आयन, क्लियर है, जब ये बॉन्ड टूटेगा पाई बॉन्ड, तो H किसके साथ जॉइंट होगा, CH2 के साथ, तो यहां आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, OH जो है वो किसके साथ आएगा, CH2 के साथ, तो यहाँ पे आएगा CH2OH, तो ये बन गया एथेनॉल, इससे हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करें, शर्करा के किण्वन से, तो एक चीज ध्यान रखें, शर्करा मतलब होता है सुक्रोज, तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, सुक्रोज को जब हम इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे तो आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये दोनों चीज मिलती हैं, फिर दोबारा इसका हम करा दो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, फिर दोबारा जल अपघटन करा दो जाइमेज एंजाइम की, तो मिल जाएगा एथेनॉल C2H5OH, ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए, क्लियर है। तो हम दोनों विधियों के द्वारा हम एथेनॉल का निर्माण कर सकते हैं, तो आंसर आएगा C, ठीक है, कास्ट एल्कोहल बोलते हैं मेथेनॉल को, मीथेनॉल, ठीक है, जो कि आंसर नहीं हो सकता। चलिए इत्र निम्न में से किसके बनाए जाते हैं, देखिए ये भी सिंपल है, इत्र की बात हो रही है तो इत्र किसके बनाए जाते हैं, इत्र होता है परफ्यूम टाइप का, तो इत्र हमेशा पता होना चाहिए, ईथर एस्टर का, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, मेथेनॉल से, या उपरोक्त सभी। देखिए इत्र में एक स्प्रेड टाइप का भी होता है, क्लियर है, तो इसका आंसर जो है वो एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल और मेथेनॉल, आंसर है चारों, ठीक है, उपरोक्त सभी, क्लियर है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, कास्ट एल्कोहल को और किस नाम से जाना है, देखिए मैंने आपको, कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी जो एल्कोहल को किस नाम से जाना जाता है, मेथेनॉल, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मेथेनॉल, ठीक है, ये ध्यान रखें, कास्ट एल्कोहल, कास्ट होता है लकड़ी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका BHU और भी एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके PAT में 2017 में, ठीक है, तो कास्ट एल्कोहल को हम मेथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है, और मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, मेथेनॉल। चलिए तो इसका आंसर आएगा A, कास्ट एल्कोहल वाले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पावर एल्कोहल क्या होता है, ठीक है, पावर एल्कोहल, देखिए पावर एल्कोहल जो है उसमें इथेनॉल भी होता है और पेट्रोल भी होता है। सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको, पावर एल्कोहल में पेट्रोल, याद करना है आपको, 80% आपका पेट्रोल पाया जाता है, और इथेनॉल की जो मात्रा होती है जिसको हम बोलते हैं एथेनॉल एस्पिरेट, परिशोधित एस्पिरेट, ये होती है समथिंग 80 से 19% होती है, प्लस बेंजीन होता है जो कि कम मात्रा में होता है, ये होता है कम मात्रा में, ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर है A, ठीक है, तो इसका आंसर बन जाता है, इसका आंसर हो जाता है बेंजीन प्लस पेट्रोल प्लस परिशोधित स्पिरिट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तेल या वसा का साबुनीकरण करने से साबुन और प्राप्त होता है? और क्या प्राप्त होता है? साबुन और इसके अलावा क्या प्राप्त होता है? देखिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तेल या वसा होता क्या है? तो तेल या वसा का फॉर्मूला है ट्राईग्लिसराइड। ग्लिसराइड क्या होते हैं? एस्टर की फॉर्म होते हैं। ट्राई मतलब 3 एस्टर का समूह ट्राईग्लिसराइड होता है। अब यहां पे देखिए CH2 COOR CH COOR CH2 COOR प्लस। अब यहां देखते हैं, अब किसका साबुनीकरण करना है, और साबुनीकरण जब भी विधि होती है वो उसका मतलब होता है क्षार के साथ क्रिया कराना। क्लियर है? क्षार के साथ, तो क्षार के साथ जब भी हम क्रिया कराएंगे, देखिए यहाँ पे कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो मैं आपको बता दूं, कार्बन होते हैं इसमें 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि 2 टाइप के हम अम्लों का यूज करते हैं। उसमें हम करते हैं, एक तो होते हैं स्टीरिक अम्ल और एक होता है हमारा पॉमेटिक अम्ल। स्टीरिक अम्ल में होते हैं कार्बन की मात्रा 18 होती है, C18 H35 COOH, ठीक है। और पॉमेटिक अम्ल होता है C17 H34 H33 COOH। क्लियर है? ये पॉमेटिक अम्ल वही यहाँ पे एस्टर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे ही हम इसका साबुनीकरण करेंगे, सपोनिफिकेशन जो प्रोसेस होती है यही होती है। अब यहाँ पे Na पॉजिटिव है, OH निगेटिव है। यहाँ आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव जाएगा, ये निगेटिव जाएगा, तो Na वाला इसके साथ क्रिया कराएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? RCOOR बन जाएगा। कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये RCOONA, यहाँ Na इसके साथ क्रिया कर जाएगा और OH इसके साथ क्रिया करेगा, तो आप देख रहे हैं CH2OH CHOH और CH2OH, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहेंगे? ग्लिसरॉल। क्लियर है? और जो RCOO आपको एस्टर फॉर्म दिख रहे हैं, ये होता है साबुन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें, एस्टर की फॉर्म में, सोडियम के फॉर्म में। यहाँ कार्बन की मात्रा है R की फॉर्म में होगी 18 17, जो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। जो पॉमेटिक लेना है तो R की मात्रा हमें R लेना पड़ेगा 17 की फॉर्म में, और ऐसे और स्टीरिक लेना है तो 18 लेना पड़ेगा। इस टाइप से रहता है इसमें। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर है मेथेन, एथेनॉल, पेंटेनॉल या ग्लिसरॉल। तो आंसर आएगा ग्लिसरॉल। क्लियर है? तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल देखिए इसी वाले क्वेश्चन पे तर्ज पे, टॉयलेट साबुन। टॉयलेट साबुन या नहाने का साबुन, एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों ही कौन से होते हैं? सॉफ्ट सोप होते हैं। सॉफ्ट मतलब मृदु साबुन होते हैं। और मृदु साबुन हमेशा हमेशा ध्यान रखें, सोडियम लवण के बनाए जाते हैं। किसके? सोडियम युक्त बसी लवण, सॉरी पोटेशियम युक्त बसी लवण, पोटेशियम युक्त बसी लवण। और जो आपके सोडियम वाले जो होते हैं वो होते हैं कठोर, ठीक है। सोडियम वाले जो होते हैं वो होते हैं कठोर साबुन, जिसको हम कपड़े धोने के साबुन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसमें पाया जाता है सोडियम। क्लियर? तो इसलिए इसका आंसर होगा पोटेशियम युक्त बसी लवण, मतलब है बी बॉम्बे आंसर होगा। क्लियर? चलिए, तो ये हमें पता होना चाहिए, टॉयलेट और नहाने का साबुन कौन से होते हैं? मृदु साबुन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध में कौन सा डाइसैकेराइड उपस्थित होता है? यहाँ पे देखिए दुग्ध की बात कर रहे हैं, दूध में कौन से डाइसैकेराइड होते हैं? देखिए दूध की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डाइसैकेराइड कौन कौन से होते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारे। डाइसैकेराइड कौन कौन से होते हैं? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज होता है मीठापन होता है। लैक्टोज का जो इसका इस वाले का माल्टोज का अगर बनता है तो माल्टेज होता है, ऐसा होता है। और लैक्टोज का जो अगर इसका मोनोसैकेराइड होता है वो होता है गैलेक्टोज। क्लियर है? तो लैक्टोज ध्यान रखें, ये हमेशा दूध में पाया जाता है। तो दूध में कौन सा डाइसैकेराइड होता है? लैक्टोज होता है। और लैक्टोज का ये मोनोसैकेराइड कौन सा होता है? गैलेक्टोज होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर,
ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो कि लैक्टोज बनाते हैं। क्लियर है, तो आंसर इसका आएगा लैक्टोज, जो कि सी आंसर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, उस विटामिन को पहचानिए जिसकी रक्त में कमी से प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है, मतलब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो चारों ऑप्शन को आप देखिए, चारों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए विटामिन ई की कमी से, देखिए विटामिन ई फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है, इससे क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग से, जिसको बोलते हैं बांझपन, स्टेरिलिटी होता है, स्टेरिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी, ध्यान रखें, बांझपन, स्टेरिलिटी। ठीक है, और दूसरा है, और तो बाकी सब आप लोगों को पता होना चाहिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स जिसको बोलते हैं, जिसमें हड्डी कमजोर होने लग जाती है, वो रिकेट्स होती है, ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है वो रिकेट, विटामिन डी कमी होती है। तो विटामिन डी स्टार्टिंग से दिया जाता है, तब उनकी जो हड्डियों की ग्रोथ बढ़ती जाती है। क्लियर है, तो इसका देखिए विटामिन डी की कमी से हो गया। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन डी ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रतौंधी हो जाती है, जीरोप्थेल्मिया, जो आंख से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, हमें दिखाई नहीं देना, ये सब विटामिन ए की कमी से होता है। क्लियर है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। इससे क्या होता है, इम्यूनिटी पावर, शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हमें खट्टी चीजें खाना चाहिए। ठीक है, तो जिससे हमें विटामिन सी कमी पूरी होता है। क्लियर, तो आंसर है इसका विटामिन ई। ठीक है, तो रक्त में कमी से प्रजनन शक्ति के बारे में बात हो रही है, तो बांझपन, स्टेरिलिटी वही चीज होती है, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, वही चीज होती है बांझपन। क्लियर, तो विटामिन ई की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोरेट परीक्षण नहीं देता है। सबसे पहली बात देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, देखिए निम्न में से कौन बायोरेट परीक्षण नहीं देता है। बायोरेट की बात हो रही है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बायोरेट, बायोरेट परीक्षण, बायोरेट परीक्षण क्या होता है। देखिए बायोरेट परीक्षण में इसमें प्रोटीन की क्रिया कराते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन से, CuSO4। तो जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के विलयन से प्रोटीन की क्रिया करें, क्षारीय विलयन होता है प्रोटीन का, प्रोटीन क्षारित लेते हैं और कॉपर सल्फेट के विलयन से गुजारते हैं, तो उसमें कौन सा रंग आ जाता है, बैगनी रंग आ जाता है। और ये बैगनी रंग का ही मतलब होता है बायोरेट परीक्षण। क्लियर है, तो ये बायोरेट परीक्षण होता है। अब जो बायोरेट परीक्षण किस किस में होता है, तो प्रोटीन में हमेशा ध्यान रखें पेप्टाइड बंध बनते हैं, तो वो भी उसके अंदर बायोरेट परीक्षण होगा। यूरिया में भी होता है, ठीक है, तो यूरिया, प्रोटीन और पेप्टाइड बंध, इनमें बायोरेट परीक्षण होगा। किसमें नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है, तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफिनोज है। देखिए रेफिनोज की बात हो रही है, रेफिनोज ध्यान रखिए ट्राइसैकराइड है, जो कि बना हुआ है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, ये तीन मिलकर रेफिनोज बनाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये तीनों मोनोसैकराइड्स हैं, तो ट्राइसैकराइड बनाएंगे, और ट्राइसैकराइड कौन सा होगा, रेफिनोज। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्राइसैकराइड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं इसके अंदर, तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 2017 क्वेश्चन थे।
क्लियर है। आगे हम और भी लेके आएंगे नए नए आपके एक्सपेक्टेड 2020 के क्वेश्चंस जो 2020 में जिनकी आने की संभावना है, उसकी वीडियोस नेक्स्ट और लेके आएंगे, ठीक है। एक बात याद रखें आपको, और भी जो वीडियोस आपको अगर देखनी है तो उसके लिए आप एग्री प्ले स्टोर पर जाइए, एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कीजिए। एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा, उसका फुलफिल कीजिए जिससे आप और भी वीडियोस आप देख पाएं। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।